बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाई। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी आने वाली कहानियां आपको मिलती रहे। मैं तुम्हारा मुंतजिर रहूंगा। हमजाद ने अपनी पुरस्रार कोटों के जरिए वो सब कुछ सुन लिया जो मैंने उससे कहा था। वो मेरी किसी बात का जवाब दिए बगैर फिर आगे बढ़ गया। हमजाद को देखकर और इसकी तरफ से मुत्तमिन होने के बाद मैं अपना सिलसिला तसव्वुर मुनक़ता कर दूंगा, मगर तजस्सुस ने मुझे ऐसा न करने दिया। मैं फौरी तौर पर जानना चाहता था कि हमजाद मुझसे बात करते करते अचानक कहाँ गायब हो गया और क्यों। मेरा तसव्वुर हमजाद के ताक़ुब में था। हमजाद नीम तारीख दालान अबूर करके हवेली में दाखिल हुआ और दाएं तरफ बने हुए एक बड़े से कमरे में घुस गया। कमरे के फर्श पर दाबीज कालीन बिछे हुए थे और दीवार के सहारे गाँव तकिए रखे थे और एक तरफ बड़ी सी मुसहरी पर कोई नौजवान और खूबसूरत शख्स नीम दराज था। ये नौजवान मेरे लिए अजनबी था। मैंने इससे पहले इसे कभी नहीं देखा था। कमरे में नौजवान के अलावा दो अफराद और भी मौजूद थे जो गाँव तकियों से कोनियां टिकाए नौजवान से मसरूफे गुफ्तगू थे। हमजाद के कमरे में दाखिल होते ही न जाने क्या हुआ कि इन सब के चेहरों पर खौफ सा नजर आने लगा। शायद उन्होंने कमरे में किसी नादीदा वजूद को महसूस कर लिया था। वो सभी बहुत गौर से हर सिमत का जायजा ले रहे थे। वो आपस में गुफ्तगू करते करते अचानक रुक गए थे। इनके चेहरों से अजीब सी उलझन का इजहार होने लगा, कोई ऐसी उलझन जिसका इजहार वो एक दूसरे से नहीं कर सकते थे। आखिर वो कहते भी क्या, बस एक गैर महसूस तौर पर कमरे में फिजा इन्हें बारी बारी महसूस होने लगी थी। मैं इस बात से बेखबर था कि नादीदा हस्तियां नजर नहीं आने के बावजूद किसी न किसी तरह अपनी मौजूदगी का एहसास दिला देती हैं। इसके साथ नादीदा हस्तियां खुसूसन हमजाद इस बात पर भी कादिर होते हैं कि अपने वजूद का एहसास न होने दें, मगर जब हमजाद ने इन्हें अपने वजूद का एहसास दिलाया था तो यकीनन ऐसा करने में इसकी कुछ मसलियत भी जरूर थी जिससे मैं बेखबर था। मैंने देखा कि हमजाद नौजवान की आंखों में आंखें डाले हुए खड़ा है। नौजवान जिसे ख्वाब के से आलम में एक ही सिमत देखे जा रहा है। फिर यही अमल कमरे में मौजूद बकाया दो अफराद के साथ भी दोहराया गया। कमरे की कुंडी अंदर से लगी हुई थी, लेकिन हमजाद ने इसे खोलना जरूरी न समझा क्योंकि वो इस बात पर कादर था कि बंद दरवाजों से गुजर सके, और वो बंद दरवाजे से गुजर भी गया था। मेरा तस्वर अभी तक इसी कमरे तक महदूद था। मैंने देखा कि हमजाद के जाने के बाद वो सभी एकदम चौंक पड़े और एक दूसरे की तरफ हैरत से देखते हुए बोले, क्या हो गया था हमें? हम बात करते करते एकदम खामोश क्यों हो गए थे? पता नहीं क्या हुआ था। मुझे बस जैसे किसी ने मेरी कुव्वत गोयाई सलब कर ली थी। मुसहरी पर नीम दराज नौजवान ने उठते हुए कहा, यही हम सब ने भी महसूस किया था। बकाया दो ने कहा, कहीं ये मकान असेबज़दा तो नहीं? फर्श पर बैठे हुए बड़ी उम्र के शख्स ने जवाब दिया, नहीं, खैर ऐसी कोई बात नहीं। मेरी इत्तला के मुताबिक यहाँ अक्सर सरकारी मेहमान आकर ठहरते ही रहते हैं। नौजवान ने जवाब दिया, इनकी बातों से मुझे इनके बारे में कोई अंदाजा नहीं हो रहा था। वो कौन है? हमजाद इनके पास क्यों और किस घर से गया था? और मुझसे या हमजाद से इन लोगों का क्या ताल्लुक है? मैं इसी ताल्लुक की तलाश में वहाँ तक गया था और मैंने ताल्लुक तलाश कर लिया है। हमजाद की आवाज ने मेरे सिलसिला तसव्वुर को मुनक़ता कर दिया और मैंने एकदम आंखें खोल दी। मैं इन लोगों में उलझकर भूल ही गया था कि चंद लम्हों बाद खुद हमजाद मुझ तक पहुंच जाएगा और मुझे इन लोगों के बारे में सब कुछ मालूम हो जाएगा। ये मुमकिन था कि रज़िया को इसके हाल पर छोड़ दिया जाता और किसी दूसरे जरिए से आपके लिए जिस्म हासिल करने की कोशिश की जाती, लेकिन अब ऐसा करना खुद रज़िया के लिए खतरनाक हो सकता है। मैं सोच रहा था कि जब रज़िया के दिल में आपके लिए कोई मोहब्बत ही नहीं तो इससे दोबारा राब्ता पैदा करना बेसूद है। मुमकिन है कि वो जो नई जिंदगी कबूल कर रही है वो इसके लिए खुशगवार मुस्तकबल की जमानत हो। रज़िया ने आपके लिए अपनी जिंदगी तबाह कर ली थी। अगर अब इसका घर बस रहा था तो मैं आपसे इसार की दरख्वास्त करता हूँ, मगर अब ऐसा हुआ तो वो तबाह हो जाएगी। हमजाद मेरे चेहरे पर नजरें जमाए हुए बोला, रज़िया के बारे में मेरा तजस्सुस कुछ और बढ़ गया। हमजाद ने रज़िया के बारे में जो कुछ सोचा था इससे मुझे भी एतफाक था और अहम मुमकिन था कि
हमजाद मुझे ये मशवरा देता कि मैं रजिया को इसके हाल पर छोड़ दूं तो मैं इसकी बात मान लेता। मैं इसकी जिंदगी तबाह होने का सबब था। अब अगर दोबारा ऐसा मौका पैदा हो रहा था जिससे वो बेहतर और खुशगवार जिंदगी गुजार सके तो मुझे क्या एतराज हो सकता था। और इस सूरत में तो किसी परेशानी की बात ही नहीं रह जाती थी, जबकि हमजाद इस बात पर भी आमादा था कि मेरे लिए वो किसी और जरिए से जिस्म हासिल कर लेगा। रजिया ने माजी में मेरे लिए कुर्बानी दी थी और अब मुझे इसके लिए कुर्बानी देने में कोई एतराज नहीं होता। मुमकिन था कि ये सब कुछ होता और मैं किसी तरह अपने जी को समझा लेता। इस तरह मेरे बच्चे का मुस्तकबिल बेहतर होने के भी इम्कानात थे। इसे भी एक सहारा मिल जाता। लड़कियां सारी उम्र माँ बाप के घर नहीं गुजार सकती। मुझे इस बात का बखूबी एहसास था। लड़कियां सारी उम्र माँ बाप के घर नहीं गुजार सकती। मुझे इस बात का बखूबी एहसास था। मजबूरी की बात दूसरी है। हर शख्स अपने माशरे में बाइज्जत जिंदगी गुजारने का मुतमन्नी होता है। अगर रजिया के माँ बाप की यही ख्वाहिश थी तो इसे किसी तरह बेजा नहीं कहा जा सकता था। लेकिन मुझे हमजाद से जो कुछ मालूम हुआ, इसे जानने के बाद अगर मैं रजिया को इसके हाल पर छोड़ देता तो ये इस पर मजीद जुल्म होता। इसके दिल में दोबारा आपकी मोहब्बत पैदा की जा सकती है और आप जानते हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। हमजाद ने कहा, हाँ मेरे ख्याल से यही इस मसले का हल भी है। मगर मैं कहते कहते रुक गया। आप कुछ कहते हुए क्यों हिचकिचा रहे हैं? किसी की तकदीर बदलना मेरे इख्तियार में है, ना आपके। मैं अपनी पुरसरार कुर्तों को इस हद तक बुरुए कार ला सकता हूँ जहाँ तक इम्कान में हो। जिन खतूत पर हमने सोचा है इनमें रजिया का मुस्तकबिल क्या बनेगा ये एक अलग मसला है, लेकिन ये तयशुदा बात है कि इस तरह एक तरफ तो आप एक जिस्म हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे, दूसरी तरफ रजिया का भी मुमकिन तबाही से बचना नामुमकिन हो सकेगा। फिलहाल हमारे लिए इतना ही काफी है। हमारी पहली जरूरत अपनी तकमील है, बाद में जो कुछ होगा इसे संभाला जा सकता है। मुमकिन है वक्ती तौर पर हालात हमारे काबू में न रहे, इसलिए कि मेरी तमाम पुरसरार कुर्ते इस वक्त तक बहाल नहीं हो सकेंगी जब तक कि आप नए जिस्म से पूरी तरह राब्ता पैदा न कर ले। इस दौरान रजिया के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, लेकिन इन मुश्किलात पर बाद में काबू पाया जा सकता है। हमजाद की गुफ्तगू से मेरे दिल में पैदा होने वाले अंदेशे और वसवसे खत्म हो गए। रजिया के बारे में इससे मुझे सब कुछ मालूम हो चुका था, लेकिन सब कुछ जानने के बावजूद भी मेरे दिल में मुस्तकबिल के बारे में एक तजस्सुस बहरहाल बरकरार था कि न जाने वो सब कुछ हो पाएगा या ना हो पाएगा, न जाने वो सब कुछ हो पाए या ना हो पाए जो मैंने और हमजाद ने सोचा और तय किया है। इसमें हमारा मकसद को फजीलत हासिल थी। इसे एक तरह से खुद गर्जी भी कहा जा सकता है, मगर इस वक्त मैं जिन हालात से दो चार था इसमें इसके अलावा और कुछ मुमकिन भी नहीं था। जिस नौजवान को मैंने अपने तस्वर की कुव्वत को बरूए कार लाकर देखा था, इसका नाम सरफराज था और इसके साथ रजिया की शादी तय हुई थी और बकाया दो अफराद इसके साथी थे। सरफराज ने अपने बारे में रजिया के वालिदैन को बताया था कि इसका ताल्लुक लखनऊ से है और वो वहाँ के एक रईस का लड़का है। सरफराज के बयान के मुताबिक वो अपने कुछ दोस्तों से मिलने बदावा आया था। फिर एक दिन इसकी नजर एक दरीचे की तरफ उठ गई जिसमें इसने रजिया को देखा और पहली ही नजर में अपना दिल गवा बैठा। सरफराज ने इसका जिक्र अपने दोस्तों से किया और जब इसे बताया गया कि जिस लड़की को इसने देखा और पसंद किया है वो किसी की है तो इसके दिल को सदमा हुआ, लेकिन मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर इसने सब कुछ कबूल कर लिया। इसे इसके दोस्तों ने रजिया के बारे में सब कुछ बता दिया था, ये भी कि वो गैर शादीशुदा होने के बावजूद एक बच्चे की माँ है और इस पर अपने मंगेतर के कत्ल का इल्जाम भी है। ये मालूम होने के बाद सरफराज ने तो पहले रजिया के ख्याल को अपने जहन से झटकने की कोशिश की, लेकिन जब वो इसमें कामयाब न हुआ तो इसने मजबूर होकर अपने दोस्तों को रजिया के वालिद के पास पैगाम देकर भेजा। अंधा क्या चाहे दो आंखें। पहले तो रजिया के वालिद सख्त मुताज्जब हुए और उन्होंने सरफराज के दोस्तों को समझाया, लेकिन जब इन्हें ये बताया गया कि सरफराज को रजिया के बारे में सब कुछ बताया गया है और इसके बावजूद वो फौरी तौर पर शादी के लिए रजामंद है तो रजिया के वालिद भी पसीज गए। उन्होंने जैसे इनकी खोई
अपनी खोई हुई इज्जत वापस मिल रही थी। उन्होंने मौके से भरपूर फायदा उठाने के लिए सरफराज के बारे में बगैर कुछ जाने बूझे और बगैर इसे देखे अपनी रजामंदी का इजहार कर दिया। सरफराज के दोस्तों ने इनसे सरफराज को देखने के लिए कहा और जब वो सरफराज से मिले तो इनकी आंखें खुली की खुली रह गई। एक तो वो सरफराज के लिबास और वज़ाकता से बहुत मुतासर हुए, दूसरी ये देखकर और भी निहाल हो गए कि लड़का कंवारा भी था और बेइंतहा खूबसूरत भी। फिर सरफराज के दोस्तों ने इन्हें बताया कि लखनऊ में सरफराज का खानदान मुअज़्ज़ज़ लोगों में शुमार किया जाता है। सरफराज के वालिद साहब जायदाद और दौलतमंद अफराद में से हैं। आम सूरत भी रजिया के वालिदैन की हैसियत ऐसी नहीं थी कि इन्हें अपनी दानिश में इतना बड़ा रिश्ता मिल जाता। अगर रजिया बिल्कुल कंवारी भी होती तो वो इस रिश्ते के लिए फौरी रजामंदी जाहिर कर देते और इसी सूरत में जबकि रजिया जैसी लड़की को कोई भी कबूल करने पर आमादा नहीं था, ये रिश्ता इनके लिए नेमत खुदाबंदी था। इनकी बातें खुल गई थी। इन्हें महसूस हुआ था जैसे इनके दिन फिर गए हों। ये वाकया गुज़श्ता हफ्ते का था। दोनों ही तरफ आग बराबर लगी हुई थी। इधर तो सरफराज भी शादी के लिए जल्दी कर रहा था, उधर रजिया के वालिद खुद इसी कोशिश में थे कि जल्द अज जल्द वो रजिया को सरफराज के सर मांड दे। इससे पहले कि सरफराज के सर से मोहब्बत का भूत उतर जाए, वो चाहते थे कि शादी हो जाए। शादी के बाद तो सभी को अपनी इज्जत का ख्याल होता है, किसी न किसी तरह सरफराज को रजिया के साथ निभाना ही पड़ेगा। इसलिए जब सरफराज ने इनसे कहा कि वो दानिस्ता अपने वालिदैन को दूसरे अजीजों को इस शादी में शिरकत करना नहीं चाहता तो रजिया के वालिद फौरन ये बात मान गए। सरफराज ने इनसे कहा था कि अगर उसने अपने वालिद और दूसरे अजीजों को इस सिलसिले में पहले से कुछ बता दिया या इन्हें यहाँ बुला लिया तो ये शादी कभी न हो पाएगी, क्योंकि वो लोग यहाँ शादी से पहले छानबीन करेंगे और इस बारे में इन्हें भी सब कुछ मालूम हो जाएगा। इस सूरत में वो कभी भी शादी के लिए इजाजत नहीं देंगे। लेकिन रजिया से शादी होने के बाद अगर इन्हें रजिया के बारे में कुछ मालूम भी हुआ तो वो मजबूर होंगे और अपनी इज्जत बरकरार रखने के लिए इस बात को दबाने की कोशिश करेंगे। सरफराज की ये दलील रजिया के वालिद की समझ में आ गई थी और उन्होंने दूर अंदेशी से काम लेते हुए इस वक्त कह दिया था कि अगर सरफराज अपने वालिदैन और अजीजों को शादी में शरीक नहीं करना चाहता तो इन्हें कोई एतराज नहीं। रजिया के वालिद इस बात से इतने खौफजदा हुए कि उन्होंने सरफराज के वालिदैन के बारे में भी कुछ मालूम करने की कोशिश नहीं की कि कहीं इस तरह इनको कुछ सुनगुन न हो जाए और मामला खटाई में पड़ जाए। उन्होंने सरफराज और इसके दोस्तों के बयानात पर मुकम्मल भरोसा कर लिया था और अपनी जगह मुतमिन थे। उन्होंने सरफराज को साफ साफ ये भी बता दिया था कि इनके पास सवाए लड़की के और कुछ नहीं है, इसलिए कि इन्हें शादी की तैयारी के लिए भी वक्त नहीं मिलेगा। जो कुछ पहले किया डरा है इसी से काम निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं था कि वाकई इनके पास रजिया को जहेज देने के लिए कुछ नहीं था, बल्कि इन्हें सरफराज के मुकाबले में अपनी कम हैसियती का एहसास था। सरफराज तो जैसे शादी के लिए बिल्कुल पागल हो रहा था। इसने रजिया के वालिदैन की हर बात बेचूचरा मान ली। सरफराज के दोस्त भी बदामा में साहिब हैसियत अफराद में शामिल थे और उनके अंग्रेज अफसरों से भी ताल्लुकात थे। इसी बिना पर शादी से 3 दिन पहले उन्होंने आर्जी तौर पर सरफराज को वो सरकारी इमारत मुस्तार दिला दी थी जिसमें अक्सर अंग्रेज अफसर आकर ठहरते थे। ये इमारत पुरानी और शिकस्ता होने के बावजूद अंदर से बहुत वसी और आरामदेह थी। सरफराज को यहाँ हर तरह का आराम मुयस्सर था। सरफराज ने खुद को वाकई एक रईस ज़्यादा साबित किया था। वो खासा फजूल खर्च था और इसकी ये फजूल खर्ची इस वक्त तो अरूज पर पहुंच जाती थी जब वो रजिया के वालिद से मिलता था। वो सूरत शक्ल से भी एक रईस ज्यादा ही लगता था। सरफराज और इसके दोस्तों की ख्वाहिश पर इसकी शादी को निहायत पोशीदा रखा गया था और रजिया के वालिद से ये कह दिया गया था कि निकाह के वक्त काजी के अलावा सिर्फ 2 लोग मौजूद हों जो बहैसियत गवाह या वकील के जरूरी हों। रजिया के वालिद इस बात पर भी आमादा हो गए थे। सरफराज का इरादा शादी के दूसरे ही सुबह बदामा से रवाना हो जाने का था। इस सिलसिले में अभी इसने रजिया के वालिद से कह दिया था। जाहिर है इन्हें क्या एतराज हो सकता था। तमाम मामला तय हो चुके थे और अब अगले दिन सरकारी मेहमान खाने की इमारत में निकाह पढ़ाया जाने वाला था। ये सब तो वो हालात थे जो जाहिर में थे।
اگر حقیقتاً ایسا ہی ہوتا تو رضیہ کے بارے میں حمزاد کو یا مجھے کچھ سوچنے کی ضرورت ہی نہ تھی، لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی۔ سرفراز مکمل فراڈ تھا۔ وہ بردہ فروش کے ایک ایسے گروہ کا اعلی کار تھا جو صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر بردہ فروشی کا کاروبار کرتا تھا۔ سارے ہندوستان میں انہوں نے اپنے گروہ کے گروہ چھوڑ رکھے تھے جو کسی نہ کسی بہانے لڑکیوں کو پھنسا کر ان تک پہنچ رہے تھے۔ اس گروہ کا مرکز ممبئی تھا۔ سرفراز اسے خوبصورت نوجوان کو بڑی بڑی تنخواہوں پر اپنے گروہ میں ملازم رکھتے تھے اور ان کے ذریعے اپنے کاروبار کو چمکاتے تھے۔ میں نے سرفراز کے ہمراہ جن دو افراد کو دیکھا تھا ان کا تعلق بھی اسی گروہ سے تھا۔ بظاہر وہ سرفراز کے نوکروں کی طرح رہتے تھے، لیکن ان کا دوسرا کام صرف ان کی نگرانی کرنا ہوتا تھا۔ ان لوگوں کے فرائض میں یہ بھی شامل تھا کہ وہ شکار کی نشاندہی کریں۔ ان کی خصوصیات یہ تھی کہ یہ لوگ کبھی کسی ایسی معمولی شکل و صورت کی لڑکی پر ہاتھ نہیں ڈالتے تھے۔ سرفراز کو لے کر بدعواں بھی وہ کسی شکار ہی کی تلاش میں آئے تھے اور یہ اتفاق تھا کہ ان کی نظر رضیہ پر پڑ گئی تھی۔ تقریباً ہر شہر میں ان لوگوں نے سرمایہ داروں کے اوباش لڑکوں کو پھنسا رکھا تھا، جن کے لیے وقتاً فوقتاً وہ سامان عیش فراہم کر کے بھاری رقم بھی اینٹتے رہتے تھے۔ اس طرح انہیں اس شہر میں ایک اچھا ٹھکانہ بھی ہاتھ آ جاتا تھا، اور جب کسی شکاری کو پھانسنے کی نوبت آتی تھی تو یہی مقامی افراد ان کی ہر طرح مدد بھی کرتے تھے۔ جنہیں سرفراز کا دوست ظاہر کیا گیا تھا وہ بھی بدعواں کے ایسے ہی اوباش نوجوان تھے۔ سرفراز بظاہر جتنا بولا بالا، معصوم اور شریف نظر آتا تھا، در حقیقت اندر سے وہ اتنا ہی عیار اور مکار اور دھوکے باز تھا۔ اس کے فریب کا یہ عالم تھا کہ وہ اس گروہ کے افراد کو بھی دھوکہ دینے سے نہیں چوکتا تھا جو اس شہزادوں کی سی زندگی بسر کرنے کے لیے روپیہ فراہم کرتے تھے۔ سرفراز بظاہر بہت فضول خرچ دکھائی دیتا تھا، مگر اندر سے وہ اس قدر حریص اور روپے کا لالچی تھا۔ لالچ اس کی سرشست میں داخل تھا۔ وہ جب کسی لڑکی کو شکار کرتا تو اس طاق میں رہتا کہ موقع ملنے پر اسے کسی ایسے گروہ کے ہاتھ فروخت کر دے جو اسے زیادہ سے زیادہ پیسے دے سکے۔ ایک آدھا بار اپنے گروہ کو جل دینے میں کامیاب بھی ہو گیا تھا، لیکن اس کا یہ مزاج گروہ کے سرکردہ افراد سے نہ چھپ سکا۔ اس کی نگرانی پہلے کی نسبت سخت کر دی گئی، لیکن اس کے باوجود وہ کام دکھا جاتا۔ رضیہ کے سلسلے میں بھی ایسا ہی تھا۔ ادھر تو اس کے گروہ کے افراد نے یہ پروگرام بنایا تھا کہ شادی کی پہلی رات گزرتے ہی صبح وہ سرفراز اور رضیہ کو لے کر رفو چکر ہو جائیں۔ ادھر سرفراز نے ایک اور ہی منصوبہ بنا لیا تھا۔ اس نے رضیہ کو دیکھتے ہی بردہ فروشوں کے ایک اور گروہ سے رضیہ کا سودا کر لیا تھا۔ یہ سب کام اس نے اس احتیاط خوبصورتی سے انجام دیے کہ اس کے گروہ کے ان افراد کو اس پر ذرا برابر شبہ نہ ہو پایا تھا۔ ہر وقت سائے کی طرح اس کے پیچھے لگے رہتے تھے۔ ان لوگوں سے اس نے آدھی رقم پیشگی بھی وصول کر لی تھی، اور وہ لوگ بھی رضیہ کو کسی نہ کسی طرح دیکھ چکے تھے۔ ان سے سرفراز نے یہ پروگرام طے کیا تھا کہ وہ نصف شب کے قریب اس حویلی میں داخل ہو۔ حویلی کا صدر دروازہ انہیں کھلا ملے گا، پھر وہ سیدھے اس کمرے کے دروازے تک پہنچ جائیں گے جس کے برابر میں پوری تفصیل سرفراز نے انہیں سمجھا دی تھی۔ 3 بار مخصوص قسم کا کھٹکا سننے کے بعد سرفراز ان کے لیے دروازہ کھول دے گا، پھر وہ لوگ بقایا رقم ادا کرنے کے بعد رضیہ کے بے ہوش جسم کو اٹھانے سے پہلے اسے پلنگ سے باندھ دیں گے اور اس کے منہ میں کپڑا ٹھوس کر چلے جائیں گے تاکہ صبح جب اس کے گروہ کے افراد سرفراز تک پہنچے تو سرفراز انہیں رضیہ کے اغوا کی فرضی داستان سنا سکے۔ اس طرح سرفراز ایک تیر سے 2 شکار کرنا چاہتا تھا۔ ایک طرف تو وہ اپنے گروہ کے افراد کو مطمئن کر دیتا، دوسری طرف وہ رضیہ کو ایک اور گروہ کے ہاتھ بیچ کر لمبی رقم اینٹ لیتا۔ بظاہر سرفراز کا منصوبہ قطعی مکمل تھا۔ حمزاد جو مجھ سے گفتگو کرتے کرتے ایک دم غائب ہو گیا تھا تو اسی سبب غائب ہوا تھا کہ کم از کم اس شخص سے مل کر اس کا ذہن پڑھ لے جس کے ساتھ رضیہ کی شادی ہونے والی، کہ آیا وہ شخص کون ہے اور رضیہ جیسی لڑکی سے شادی پر کیوں مصر ہے۔ حمزاد کا مشورہ یہ تھا سرفراز کے منصوبے کو جوں کا توں برقرار رہنے دیا جائے اور
और इसी सूरत-ए-हाल से फायदा उठाने की कोशिश की जाए। हमजाद ने जो प्रोग्राम तय किया था वो इस तरह था कि पहले वो रजिया से मिलकर इसके दिल में मेरी मोहब्बत पैदा कर दे, फिर वो आज ही रात के किसी हिस्से में रजिया को इस खानकाह में मेरे पास उठा लाए और मैं इसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाकर, अपनी मजबूरियों की फर्जी दास्तान सुनाकर इसे इस बात पर आमादा कर लूं कि वो मेरी खातिर सरफराज को कत्ल कर दे। जब मुझसे मिले तो मैं इस पर सरफराज का असल रूप भी जाहिर कर दूं ताकि रजिया के दिल में इसके खिलाफ नफरत पैदा हो सके और वो मेरी बात मान ले। इन तमाम प्रोग्राम की कामयाबी का दारो मदार इस बात पर था कि रजिया मेरी बात से मुतासर हो जाए और इसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत का वो इंतहाई जज्बा पैदा हो जाए